हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी सेंटर। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्रॉनिकल के करंट अफेयर्स को। और ये मार्च 2022 का संस्करण है। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने प्रतियोगिता दर्पण मार्च 2022 का संस्करण को देखा था और ये क्रॉनिकल का संस्करण है मार्च 2022 का। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर जो चैनल पर नए हैं, ये क्रॉनिकल का जो वीडियो है ये कंप्लीट वीडियो नहीं है, क्योंकि जो टॉपिक प्रतियोगिता दर्पण में कवर कर लिए गए हैं उन टॉपिक को हटाकर जो एक्स्ट्रा टॉपिक है सिर्फ उसे ही इस वीडियो में कवर किया गया है। ठीक है, और पीडीएफ एज यूजुअल दोनों को जोड़ दिया जाएगा और एक ही पीडीएफ में दोनों को दे दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्रॉनिकल के करंट अफेयर्स को। राष्ट्रीय घटनाक्रम में पहला टॉपिक देखें तो यह है भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक। तो ये 22 जनवरी 2022 को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के 20 जिलों के लिए भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया गया है। देखिए, ये सूचकांक जो है वो प्रशासनिक सुधार, लोक शिकायत विभाग और भारत सरकार के द्वारा जो केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर, वहाँ के सरकार के सहयोग से इसे तैयार किया गया है। ठीक है, इस सूचकांक में कुल 116 डेटा बिंदुओं के साथ 58 संकेतक वाले 10 शासन क्षेत्रों का तहत ये प्रदर्शन जो है वो इसमें शामिल है। उसके तहत ये सुशासन सूचकांक जारी किया गया है। तो चलिए देखते हैं वो 10 शासन क्षेत्र, जिसमें पहला है कृषि और संबद्ध क्षेत्र, फिर वाणिज्य और उद्योग, फिर है मानव संसाधन विभाग, फिर है सार्वजनिक स्वास्थ्य, फिर है सार्वजनिक अवसंरचना और उपयोगिताएं और नगर, फिर है न्यायपालिका और सार्वजनिक सुरक्षा, फिर है पर्यावरण और नागरिक केंद्रित शासन। ठीक है, ये 10 शासन क्षेत्र के जो डाटा है उसके प्रदर्शन के हिसाब से ये सुशासन सूचकांक जारी किया गया है। तो चलिए इसमें आगे देखिए। तो प्रथम 3 स्थान किनका किनका रहा है। तो पहले स्थान पर रहा है जम्मू का स्कोर रहा है 5.740। ठीक है, 5.740 जम्मू का रहा, वो पहले स्थान पे है। फिर दूसरे स्थान पे है डोडा, तीसरे पे सांबा और चौथे पे पुलवामा। ठीक है, और उसके बाद देखा जाए तो 20वें स्थान पे है राजौरी जिला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है अवॉइड विद मी धुन बीटिंग रिट्रीट समारोह से हटाई गई। तो देखिए, ये महात्मा गांधी का एक पसंदीदा पारंपरिक संगीत था, ईसाई प्रस्तुति गीत है जिसका नाम था अवॉइड विद मी। इसको वर्ष 2022 के बीटिंग रिट्रीट समारोह की धुन की सूची से हटा दिया गया है। ठीक है, ये धुन जो था वो 1950 से हर साल वार्षिक समारोह में बजाई जाती थी। ठीक है, अब देखा जाए तो अवॉइड विद मी की जगह जो कवि प्रदीप है उनकी मौलिक कृति है ए मेरे वतन के लोगों, उसने जगह ले ली है। ठीक है, और इसकी रचना जो की गई थी ए मेरे वतन के लोगों का, वो भारत चीन के युद्ध के मद्देनजर की गई थी। ठीक है, देखिए, पहली बार 27 जनवरी 1963 को सी रामचंद्र द्वारा ये बनाई गई थी और इसकी धुन पर लता मंगेशकर के द्वारा गाना गाया गया था। ठीक है, इस गीत को गाया गया था लता मंगेशकर के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है तख्त दमदमा साहिब। तो देखिए, 3 जनवरी 2022 को तख्त दमदमा साहिब को दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति ने सिखों के 5वें तख्त के रूप में मान्यता दी है। ठीक है, ये 5वां तख्त हो गया। और तख्त का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसका मतलब होता है एक सिंहासन या प्राधिकार का सीट। तख्त सिख समुदाय से संबंधित मुद्दों पर समय समय पर हुक्मनामा जारी करने के लिए जाना जाता है। ठीक है, और 5 सिख तख्त जो हैं, जिसमें आपको देखा जाए तो पंजाब में 3 है, महाराष्ट्र और बिहार में 1-1 है। देखिए, पहले हम लोग देखते हैं, पहला है जो अकाल तख्त है। अकाल तख्त ये 5 तख्त में सर्वोच्च माना जाता है, अमृतसर में स्थित है और इसे 1606 ईस्वी में गुरु हरगोविंद ने बनाया था। फिर है तख्त पटना साहिब, बिहार में पटना में स्थित ये पटना साहिब जो है वो सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के जन्म स्थान है, जहां उनका जन्म 1666 ईस्वी में जन्म हुआ था। ठीक है, फिर नेक्स्ट है तख्त केसगढ़ साहिब। केसगढ़ साहिब जो है वो पंजाब के आनंदपुर साहिब में स्थित है। यहीं पर गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। फिर नेक्स्ट है तख्त हजूर साहिब। ये महाराष्ट्र के नांदेड़ में स्थित है। यहाँ गुरु गोविंद सिंह ने समय बिताया था
और 1708 ईस्वी में उनका अंतिम संस्कार भी किया गया था। अब आते हैं पांचवा, जो तख्त दमदमा साहिब, जिसको इस बार मान्यता दी गई है। देखा जाए तो ये भटिंडा के तलवंडी साबो में स्थित है। गुरु गोविंद सिंह ने यहाँ कई महीने बिताए थे। इसे अब पांचवा तख्त का दर्जा दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। ठीक है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 अगर हम देखें तो ये 13 जनवरी को केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है और ये द्विवार्षिक रिपोर्ट है, मतलब 2 साल में एक बार आता है। फिर देखा जाए रिपोर्ट के अनुसार जो 2019 में अंतिम आंकड़े के बाद देश में वन और वृक्षों के आवरण में 2261 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। मतलब ये है कि जो 2019 में जो आंकड़े आए थे और 2021 में जो आंकड़े आए हैं उसमें 2261 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है, वृद्धि हुई है। ठीक है, अब देखिए देश का जो कुल वनावरण है, मतलब जो फॉरेस्ट कवर है और जो वृक्ष आवरण यानी कि जो ट्री कवर है, उसके बारे में हम लोग देखें तो ये 80.9 मिलियन हेक्टेयर कवर करता है। ठीक है, फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर दोनों मिलाकर 80.9 मिलियन हेक्टेयर, यानी कि देश का जो भौगोलिक क्षेत्र का ये 24.62% है। 24.62% ये कवर करता है। अब देखा जाए 2021 में जो भारत में कुल वन आवरण था वो था 7,13,789 वर्ग किलोमीटर, यानी कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.71%, यानी कि 721 वर्ग किलोमीटर की इसमें वृद्धि हुई है। फिर नेक्स्ट है वन क्षेत्र में वृद्धि दिखाने वाले शीर्ष 3 राज्य, आंध्र प्रदेश है, फिर दूसरा है तेलंगाना और तीसरा है उड़ीसा। ये वृद्धि दिखा रहे हैं। ठीक है, जो वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है 2021 में 19 के कंपैरिजन में, उसमें सबसे अधिक आंध्र प्रदेश में 647 वर्ग किलोमीटर की वन क्षेत्र की वृद्धि हुई है और दूसरे स्थान पे तेलंगाना है, 632 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दिखाई जा रही है। ठीक है, उड़ीसा 537 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। चलिए नेक्स्ट देखें। इसमें आगे है कि क्षेत्रफल के अनुसार अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है और इसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र। ये सीरियल दिया गया है, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में, फिर अरुणाचल प्रदेश में, फिर छत्तीसगढ़ में, फिर उड़ीसा में, फिर महाराष्ट्र में। ये है आपको क्षेत्रफल के अनुसार। ठीक है, और कुछ भौगोलिक क्षेत्र में प्रतिशत के रूप में अगर देखें तो शीर्ष 3 देखा जाए तो जैसे कि जो क्षेत्रफल आपका मिजोरम का है, टोटल राज्य का जो क्षेत्रफल है उसमें आपको 84.53% मिजोरम में वन है। ठीक है, और दूसरा है अरुणाचल प्रदेश 79.33% के साथ और मेघालय है तीसरे स्थान पर 76% के साथ। मतलब जो राज्य का भौगोलिक क्षेत्र है उस क्षेत्र का कुल 84.53% मिजोरम में वन है, इसलिए वो प्रथम स्थान पे है। फिर देखा जाएगा तो वर्तमान में देश में जो मैंग्रोव क्षेत्र है वो 17 वर्ग किलोमीटर से बढ़कर अब 4,993 वर्ग किलोमीटर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में, जहां पहला है बुर्किना फासो में तख्ता पलट। तो देखिए 24 जनवरी 2022 को बुर्किना फासो की सेना ने राष्ट्रपति रोज काबोरे को अपदस्थ कर दिया और सेना ने संविधान को निलंबित कर दिया, सरकार और नेशनल असेंबली को भंग कर दिया और देश की सीमाओं को बंद कर दिया। ठीक है, और बुर्किना फासो की जो राजधानी है वो है ओगाडाउगाओ। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इसमें देखा जाए तो लेफ्टिनेंट कर्नल जो पॉल हेनरी सैंडोगो दामिबा है वो राष्ट्रपति को अपदस्थ कर पश्चिम अफ्रीकी देश जो बुर्किना फासो है उसके नए शासक बन गए। ठीक है, ये लेफ्टिनेंट कर्नल है पॉल हेनरी सैंडोगो दामिबा। अब देखा जाए तो बुर्किना फासो जो है वो पश्चिमी अफ्रीका में एक भू आबद देश, मतलब एक लैंड लॉक कंट्री है। ठीक है, देखिए अगर देखा जाए तो पश्चिम अफ्रीका में हाल के महीनों में कई सफल तख्ता पलट देखे गए हैं। जैसे कि अगर हम लोग देखें तो गिनी में आपको सितंबर 2021 में तख्ता पलट हुआ था। ठीक है, और फिर आपको माली में हुआ था, फिर चाड में जो राष्ट्रपति 2021 में संघर्ष में मारे गए थे, फिर सूडान के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक 3 जनवरी को अपने इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, इस तरह से कई घटनाएं अभी पश्चिमी अफ्रीकी कंट्री में ये हो रहा था। बुर्किना फासो अभी तक सबसे सेफ माना जा रहा था, लेकिन यहाँ भी राष्ट्रपति को अपदस्थ कर दिया गया।
चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब मूव करते हैं हम लोग आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य की ओर, जिसमें पहला है ब्रांड फाइनेंस आईटी सर्विसेज 25 रिपोर्ट 2022। देखा जाए तो ब्रांड फाइनेंस आईटी सर्विसेज 25 रिपोर्ट 2022 के अनुसार पहले स्थान पे आता है एक्सचेंजर, दुनिया का सबसे मूल्यवान और सबसे मजबूत आईटी सेवा ब्रांड है, जिसका ब्रांड वैल्यू देखा जाए तो वह 36.2 बिलियन डॉलर का। ठीक है, एक्सचेंजर का जो ब्रांड वैल्यू है वो 36.2 बिलियन डॉलर का। और भारत का अगर दूसरा है, भारत का जो पहले स्थान पे आता है, ठीक है, और ऐसे ओवरऑल पूरे कंट्री में देखा जाए तो वो दूसरे स्थान पे आता है, वो है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस। टीसीएस का जो ब्रांड वैल्यू है वो 16.8 बिलियन डॉलर का है। ठीक है, और ये विश्व स्तर पर आईटी सेवा क्षेत्र में दूसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड है। फिर नेक्स्ट है आपको इन्फोसिस तीसरे स्थान पर, सातवें स्थान पर विप्रो, आठवें स्थान पर एचसीएल और 15वें स्थान पर टेक महिंद्रा और 22वें स्थान पर लार्सन एंड टूब्रो इंफोटेक। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है ब्रांड फाइनेंस ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2022। तो देखिए जनवरी 2022 में ब्रांड फाइनेंस ब्रांड संरक्षकता सूचकांक 2022 में दुनिया में शीर्ष सीईओ में पहला स्थान हासिल किया था सत्य नडेला ने। ठीक है, और कुछ अन्य भारतीय मूल के सीईओ हैं, जैसे कि 5वें स्थान पर आपको सुंदर पिचाई, 6ठे स्थान पर संतनु नारायण जो कि एडोब के हैं सीईओ, 14वें स्थान पे हैं पुनीत रंजन जो कि डेलॉयट के हैं, 25वें स्थान पे हैं एन चंद्रशेखर टाटा के, 41वें स्थान पे हैं आनंद महिंद्रा महिंद्रा एंड महिंद्रा के, और 42वें स्थान पे हैं मुकेश अंबानी रिलायंस के। ये ब्रांड फाइनेंस ब्रांड संरक्षकता सूचकांक 2022 में सीईओ का स्थान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है एयरटेल पेमेंट बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा। तो देखिए जनवरी 2022 में आरबीआई के द्वारा एयरटेल पेमेंट बैंक को अनुसूचित बैंक के रूप में वर्गीकृत किया गया। देखा जाए तो एयरटेल पेमेंट बैंक अब सरकार द्वारा जारी जो प्रस्ताव के लिए अनुरोध और प्राथमिक नीलामी में भाग ले सकेगा। ठीक है, और सरकार द्वारा जो संचालित कल्याणकारी योजनाएं हैं उसके अलावा केंद्र और राज्य सरकार दोनों की व्यावसायिक गतिविधियों में ये हिस्सा ले सकेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि एयरटेल पेमेंट बैंक के प्रबंधक निदेशक अगर देखें हम लोग, और मुख्य कार्यकारी अधिकारी मतलब सीईओ एमडी एंड सीईओ जो है वो है अनुब्रत विश्वास। नेक्स्ट है यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ पीएमसी बैंक का विलय। तो देखिए ये आरबीआई के अनुसार जो घोटालों से प्रभावित थी पंजाब और महाराष्ट्र बैंक, पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक, ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक थी, उसकी सभी शाखाएं जो है वो 25 जनवरी 2022 से यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक की शाखाओं के रूप में कार्य करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है स्टार्टअप्स ने 2021 में जुटाए हैं 24.1 अरब डॉलर। तो देखिए नैस्कॉम और जिनोव के एक नए अध्ययन के अनुसार देखा जाए तो भारत में स्टार्टअप में 2021 में 24.1 बिलियन डॉलर जुटाए हैं, जो कि महामारी से पूर्व के स्तर से ये दुगना अधिक है। ठीक है, और इंडियन टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम ईयर ऑफ द टाइटन्स नामक जो अध्ययन था उसके अनुसार 2250 से अधिक स्टार्टअप इसमें जोड़े गए हैं, जो कि 2020 की तुलना में 600 अधिक हैं। ठीक है, अब देखिए तो विश्व स्तर पर भारत जो है वो अमेरिका और चीन के बाद तीसरे स्थान पर है, जिनके पास ऐसे स्टार्टअप थे जिनका मूल्य 1 बिलियन डॉलर से या उससे अधिक था। ठीक है, पहले स्थान पे अमेरिका, दूसरे पे चीन और तीसरे पे भारत है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्सफैम रिपोर्ट इनइक्विलिटी किल्स। तो देखिए 16 जनवरी 2022 को ऑक्सफैम इंडिया ने इनइक्विलिटी किल्स रिपोर्ट जारी की है। इसका शीर्षक है इनइक्विलिटी किल्स इंडिया सप्लीमेंट 2022। भारत में 2021 में 84% परिवारों की आय में गिरावट हुई है। भारतीय अरबपति की संख्या 102 से बढ़कर 142 हो गई है। अब भारत में जो पहले 102 अरबपति थे अब 142 हैं। फिर देखा जाए तो भारत में जो 100 सबसे अमीर लोगों की सामूहिक संपत्ति देखा जाए तो वो 775 अरब डॉलर रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गई है। कहने का मतलब ये है कि भारत के 100 सबसे अमीर लोगों का जो अगर सामूहिक संपत्ति को सिर्फ जोड़ा जाए तो वो 775 अरब डॉलर का होता है।
फिर देखा जाए तो राष्ट्रीय संपत्ति में जो निम्न स्तर के 50% आबादी का हिस्सा है मात्र 6% रहा। मतलब वो 50% आबादी जो सबसे निम्नतम स्तर पे देखा जाए तो उसका जो आबादी के हिसाब से जो हिस्सा है राष्ट्रीय संपत्ति में वो मात्र 6% है। ठीक है। फिर नेक्स्ट कि महामारी के दौरान यानी कि मार्च 2020 से 30 नवंबर 2021 तक भारतीय अरबपतियों की जो संपत्ति है वो 313 अरब डॉलर से बढ़ के 719 अरब डॉलर हो गई। मतलब इस महामारी के दौर में भी जो अरबपति हैं उनकी संपत्ति काफ़ी अधिक बढ़ी है। फिर देखा जाए तो 4.6 करोड़ से अधिक भारतीय के 2020 में अत्यधिक गरीबी के दलदल में फंसने का अनुमान है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है बैंकिंग ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया रिपोर्ट। तो देखिए जनवरी 2021 में नीति आयोग, रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट और RMI इंडिया ने बैंकिंग ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया रिपोर्ट शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की। ठीक है। रिपोर्ट जो है वो RBI की प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र जो उधार यानी PSL दिशा निर्देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल करने की सूचना देने के लिए विचार और सिफारिशें प्रदान करती हैं। PSL के तहत देखा जाए तो इलेक्ट्रिक 2 पहिया, 3 पहिया और वाणिज्यिक 4 पहिया वाहन को प्राथमिकता वाले शुरुआती खंड है PSL के लिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है डिजिटल भुगतान सूचकांक। तो ये 19 जनवरी 2022 को RBI ने सितंबर 2021 के लिए डिजिटल भुगतान सूचकांक जारी किया है। डिजिटल भुगतान सूचकांक में अगर हम लोग देखें तो भारत की जो डिजिटल मोड है उसके माध्यम से भुगतान जो है सितंबर 2021 में ये 39.64% बढ़कर 304.06 हो गया है। सितंबर 2020 में ये 217.74 था और अभी 304.46 हो गया है। मतलब 39.64% की वृद्धि हुई है। ठीक है। सितंबर 2020 से सितंबर 2021 का आंकड़ा है, एक साल का 217.74 से 304.06 हुआ है। मतलब 39.64% की वृद्धि। फिर इसमें देखिए डिजिटल भुगतान सूचकांक जो इसका आधार वर्ष है वो है 2018। कहने का मतलब ये है कि मार्च 2018 के अवधि के लिए इंडेक्स का स्कोर 100 पर सेट किया गया है। ठीक है। अब देखिए सितंबर 2019 में डिजिटल भुगतान सूचकांक ये 173.49 था। 19 में 173 था, 20 में 217.74 था और 21 में ये 304.06 है। ठीक है। RBI डिजिटल भुगतान सूचकांक 5 व्यापक मापदंड शामिल है इसमें। और ये मापदंड कौन से हैं तो ये देखा जाए तो ये भुगतान सक्षम करता 25%, भुगतान अवसंरचना की मांग पक्षकारक 10%, भुगतान अवसंरचना आपूर्ति पक्षकारक 15%, भुगतान प्रदर्शन 45%, अब उपभोक्ता केंद्रिता यह है 5%। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब मूव करते हैं पुरस्कार सम्मान में, जहां पहला है पद्म पुरस्कार 2022। तो देखिए 25 जनवरी 2022 को पद्म पुरस्कार 2022 की घोषणा की गई। इस वर्ष राष्ट्रपति ने 128 पद्म पुरस्कारों को प्रदान करने की मंजूरी दी। 2 जोड़ी पुरस्कार, मतलब किसी व्यक्ति को अगर 2 जगह नाम दिया हो तो उसका एक ही पुरस्कार का गणना किया जा रहा है। अब देखिए इस सूची में 4 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 107 पद्मश्री पुरस्कार शामिल है। ठीक है। पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 34 महिलाएं हैं। 10 व्यक्ति जो है वो विदेशी NRI, PIO, OCI श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। 13 व्यक्तियों को इसमें मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया है। ठीक है। चलिए अब इसकी डिटेल देखते हैं। पहला देते हैं पद्म विभूषण, जिसमें जन सेवा में देखा जाए तो दिया गया है कल्याण सिंह को मरणोपरांत और ये उत्तर प्रदेश के हैं। फिर नेक्स्ट है आपको कला क्षेत्र में प्रभा अत्रे को दिया गया है जो कि महाराष्ट्र की हैं। फिर नेक्स्ट है साहित्य और शिक्षा और ये दिया गया है राधेश्याम खेमका को मरणोपरांत दिया गया है, उत्तर प्रदेश के हैं। और सिविल सेवा में दिया गया है जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत, ये उत्तराखंड के हैं। ये पद्म विभूषण हो गया। अब हम लोग देखते हैं पद्म भूषण। पद्म भूषण में पहला है जन सेवा। जन सेवा में दिया गया है गुलाम नबी आज़ाद को जो कि जम्मू कश्मीर के हैं और बुद्धदेव भट्टाचार्य जो कि पश्चिम बंगाल के हैं।
फिर कला में दिया गया है विक्टर बैनर्जी को, जो कि पश्चिम बंगाल के हैं। फिर है गुरमीत बाबा, ये मरणोपरांत दिया गया है, पंजाब के हैं। और ये राशिद खान उत्तर प्रदेश के हैं, इन्हें दिया गया है कला के क्षेत्र में पद्म भूषण। अब देखते हैं व्यापार और उद्योग में। तो व्यापार उद्योग में जो दिया गया है पद्म भूषण, उसमें है नटराजन चंद्रशेखरन, ये आपको महाराष्ट्र के हैं। फिर है कृष्णा एल्ला और सुचित्रा एल्ला, ये जोड़ी है तेलंगाना की। फिर सत्यनारायण नडेला संयुक्त राज्य अमेरिका के, और सुंदर राजन पिचाई संयुक्त राज्य अमेरिका, और साइरस पूनावाला ये महाराष्ट्र के हैं। ठीक है, चलिए इसमें आगे देखें। साहित्य और शिक्षा में देखा जाए तो ये दिया गया है प्रतिभा रे को, जो कि उड़ीसा की हैं, और स्वामी सच्चिदानंद गुजरात के हैं, और वशिष्ठ त्रिपाठी जो कि उत्तर प्रदेश के हैं, ये उन्हें दिया गया है। फिर नेक्स्ट है सिविल सेवा। सिविल सेवा में दिया गया है राजीव महर्षि को, जो कि राजस्थान के हैं। फिर है विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, ये संजय राजाराम, मरणोपरांत दिया गया है, मैक्सिको के हैं। फिर नेक्स्ट है आपको खेल। खेल दिया गया है देवेंद्र झाझरिया, जो कि राजस्थान के हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है अन्य। अन्य दिया गया है मधुर जाफरी को, जिसमें ये पाक कला यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं, पाक कला में इन्हें दिया गया है। चलिए नेक्स्ट है राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022। देखा जाए तो ये जनवरी 2022 में जो प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार है 2022 से इन्हें सम्मानित किया गया है, और ये अपर्णा सतीशन को दिया गया है, जो कि एक कुचिपुड़ी नृत्यांगना है, और उनके ये उत्कृष्ट योगदान के लिए इन्हें दिया गया है अर्पणा सीतासन को दिया गया है राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022। चलिए नेक्स्ट देखें। अब देखते हैं हम लोग विविध में। विविध में पहला है समुद्री साझेदारी अभ्यास। तो समुद्री साझेदारी अभ्यास जो है वो 13 जनवरी 2022 को बंगाल की खाड़ी में भारतीय नौसेना के जहाज शिवालिक और कदमत ने जापान के मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के जहाज़ों पर, यानी कि उर्गा और हिराडो, ये दो जापान के मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के जहाज़ हैं, उनके साथ साझेदारी में ये अभ्यास किया गया समुद्र में। ठीक है, देखिए इसका जो उद्देश्य था वो था द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना, रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना, और दोनों नौसेनाओं के बीच आपसी समझ और अंतर संचालन को बढ़ाना, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं नियुक्तियों यानी अपॉइंटमेंट्स की ओर। तो इसमें पहला है देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार जो नियुक्त हुए हैं वो हैं वी अनंत नागेश्वरन। फिर नेक्स्ट है यूरोपीय संघ की संसद का नया अध्यक्ष, तो ये बने हैं रॉबर्टा मेट्सोल, देश है इसका माल्टा, और अब तक की सबसे कम उम्र के अध्यक्ष एवं यूरोपीय संघ के संसद की तीसरी महिला अध्यक्ष है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपको IMF के अगले मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त। तो IMF के अगले मुख्य जो अर्थशास्त्री बने हैं वो है पियरे ओलिवियरी गॉरिस्चंस। और फिर नेक्स्ट है भारतीय तटरक्षक बल के 24वें महानिदेशक बने हैं, वो बने हैं VS पठानिया। फिर नेक्स्ट है उत्तर मैसेडोनिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं, ये बने हैं दिमितार कोवासेवेस्की जो बने हैं, और यहाँ की राजधानी जो है उसका नाम है स्कोप्जे। ठीक है, उत्तर मैसेडोनिया की राजधानी का नाम है स्कोप्जे। फिर नेक्स्ट है होंडुरस। होंडुरस की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? तो ये बनी है सियोमारा कास्त्रो। सियोमारा कास्त्रो जो है वो होंडुरस की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, और ये लिबर्टी एंड रीफाउंडेशन पार्टी की हैं। ठीक है, और इसकी जो राजधानी है वो है तेगुसिगाल्पा, राजधानी तेगुसिगाल्पा। चलिए नेक्स्ट देखा जाए तो देश का नया उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि डिप्टी NSA कौन बने हैं? तो ये बने हैं विक्रम मिश्री। ठीक है, फिर देखिए PMLA निर्णायक प्राधिकरण मतलब कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA के जो नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं वो हुए हैं विनोदानंद झा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें आगे। चलिए अब मूव करते हैं निधन की ओर, जिसमें पहला है मिलिना साल्विनी। ये पद्मश्री से सम्मानित इटली के जन्मी फ्रांस की प्रसिद्ध कथकली नृत्यांगना मिलिना साल्विनी का निधन हो गया है 84 वर्ष की आयु में। फिर नेक्स्ट है MK प्रसाद। ये प्रख्यात पर्यावरणविद प्रोफेसर MK प्रसाद का निधन हुआ है 89 वर्ष की आयु में। फिर नेक्स्ट है गैस्पर्ड अलीवेल। गैस्पर्ड उलियल जो है वो फ्रांसीसी स्टार अभिनेता गैस्पर्ड उलियल का एक
स्कीइंग दुर्घटना में 37 वर्ष की आयु में निधन हो गया। फिर नेक्स्ट है सिंधुताई सपकाल। सपकाल जो है ये अनाथंची माई या अनाथों की माँ के नाम से प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता सिंधुताई सपकाल को दिल का दौरा पड़ने से 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया। और एक अनाथालय सन्मति बाल निकेतन संस्था ये चलाती थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एस रामेशन। ये प्रसिद्ध मलयालम कवि हैं और वक्ता तथा केरल के सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में एक प्रमुख व्यक्ति और प्रगतिशील आंदोलन के प्रचारक एस रामेशन का 69 वर्ष की आयु में निधन हो गया। फिर नेक्स्ट है सिडनी पोइटियर। सिडनी पोइटियर जो है वो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर जीतने वाले पहले अश्वेत व्यक्ति, जिसका सिडनी पोइटियर का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट है ई.ओ. विल्सन। ई.ओ. विल्सन जो कि 2 बार पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित आधुनिक युग के डार्विन के रूप में प्रसिद्ध हैं, जिनका 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है मिहिर दास। मिहिर दास जो है वो अनुभवी उड़िया अभिनेता मिहिर दास का कटक के एक अस्पताल में 63 वर्ष की आयु में निधन हो गया। फिर नेक्स्ट है चरणजीत सिंह जो कि भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान थे और 92 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। चलिए आगे देखें। अब मूव करेंगे पुस्तक में यानी बुक्स। पहला है चांद पे चाय जिसके लेखक हैं राजेश तेलंग। फिर नेक्स्ट है अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस जिसके लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। फिर नेक्स्ट है वायोलेटा एक उपन्यास, इसके लेखक हैं इसाबेल अलेंदे। फिर नेक्स्ट है दिल्ली इन दाई नेम मैनी लेजेंड्स दैट मेक अ सिटी, इसके लेखक हैं आद्रिजा रॉय चौधरी। फिर नेक्स्ट है कश्मीर कोनंड्रम द क्वेस्ट फॉर पीस अ ट्रैवल लैंड, इसके लेखक हैं जनरल एन.सी. विज। फिर नेक्स्ट है ट्रिस्ट विद द स्ट्रॉन्ग लीडर पॉपुलिज्म, इसके लेखक हैं पी रमन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पुस्तक में आगे है बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट सुभाष चंद्र बोस बायोग्राफी, इसके लेखक है चंद्रचूड़ घोष। फिर नेक्स्ट है मनोज बाजपेयी कुछ पाने की जिद, इसके लेखक हैं मनोज बाजपेयी कुछ पाने की जिद के पीयूष पांडे। चलिए आगे है माय फादर द एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ ऑफ अ ऑर्डिनरी मैन, इसके लेखक हैं अरविंद पनगड़िया। फिर नेक्स्ट है इरफान डायलॉग्स विद द विंड, इसके लेखक हैं अनूप सिंह। चलिए आगे देखें। अब मूव करते हैं खेलकूद में, जहाँ पहला है चर्चित खेल व्यक्तित्व। तो देखिए सानिया मिर्जा जो कि 19 जनवरी 2022 को भारतीय टेनिस महिला खिलाड़ी सानिया मिर्जा सीजन के अंत में खेल को अलविदा कहने का फैसला किया है। सानिया के नाम मिश्रित युगल, महिला युगल और 6 ग्रैंड स्लैम खिताब हैं। इन्हें अर्जुन पुरस्कार 2004, पद्मश्री 2006 और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2015 और पद्म भूषण 2016 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है क्रिस मॉरिस। क्रिस मॉरिस आपको दक्षिण अफ्रीका के हरफनमौला क्रिकेटर थे जिन्होंने 11 जनवरी को क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास की घोषणा की है। फिर नेक्स्ट है एजाज पटेल जो कि न्यूजीलैंड के हैं और ये आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर दिसंबर 2021 के लिए चुने गए हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है उन्मुक्त चंद। उन्मुक्त चंद जो हैं वो बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर बने हैं जो कि टीम मेलबर्न रेनेगेट्स के हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है यूनिक्स सनराइज इंडिया ओपन बैडमिंटन 2022। 11 से 16 जनवरी को यह टूर्नामेंट केडी जादव इंडोर हॉल नई दिल्ली में खेला गया। देखा जाए पुरुष एकल में तो विजेता रहे हैं लक्ष्य सेन जो कि भारत के हैं और उप विजेता है लो किन यू जो कि सिंगापुर के हैं। फिर महिला एकल में विजेता हैं बुसनान ओंगबारुंगफान जो कि थाईलैंड के हैं। ठीक है, और उप विजेता है सुपनिदा कटेथोंग जो कि थाईलैंड के हैं। ठीक है, फिर पुरुष युगल में विजेता देखा जाए तो सात्विक साईराज
रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी दोनों भारत के हैं, ये पुरुष एकल में विजेता रहे। और उप विजेता रहे मोहम्मद अहसान और हेनरा सेतियावान, जो कि दोनों इंडोनेशिया के हैं। फिर महिला युगल में देखा जाए तो विजेता हैं बेनयापा एमसार्ड और नंतुकर्ण एमसार्ड, जो कि तो थाईलैंड के हैं, और अनस्तासिया अकचूरियन और ओल्गा मोरजोवा, जो कि दोनों रूस के हैं, ये उप विजेता रहे। ठीक है, फिर मिश्रित युगल में आते हैं। यहाँ पे रहा ही योंग काई टेरी और टेन वेई हान, ये दोनों सिंगापुर के हैं जो विजेता रहे हैं, और उप विजेता रहे हैं चेन टैंग जी और पेकियन वेई, ये दोनों मलेशिया के हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022। तो देखिए ये 16 से 21 जनवरी 2022 तक 9वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा हिमाचल प्रदेश में इसका आयोजन किया गया, जिसमें विजेता रहे लद्दाख की टीम। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होने वाली T20 क्रिकेट प्रतियोगिता जो पुरुषों के कैटेगरी का है, जिसका नाम है बिग बैश लीग। बिग बैश लीग 2021-22 की जो विजेता है वो है पर्थ स्कॉचर्स, और ये चौथी बार ये विजेता रहे हैं पर्थ स्कॉचर अब तक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब मूव करेंगे दिवस की ओर, जहाँ पहला है 4 जनवरी। चांद पर 4 जनवरी को मनाया गया है विश्व ब्रेल दिवस। फिर नेक्स्ट है 6 जनवरी को मनाया गया है विश्व युद्ध अनाथ दिवस। 10 जनवरी को मनाया गया है विश्व हिंदी दिवस। ठीक है, फिर 14 जनवरी में आते हैं जहाँ मनाया गया है सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस। फिर नेक्स्ट है 15 जनवरी 74वां सेना दिवस, जिसका विषय था भविष्य के साथ प्रगति में, मतलब इन स्ट्राइड विद द फ्यूचर। फिर 24 जनवरी में आपको है राष्ट्रीय बालिका दिवस। 24 जनवरी में अगला है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, जिसका विषय है चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है 25 जनवरी, जहाँ की बनाया गया है 12वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस। थीम था चुनाव को समावेशी, सुलभ और सहभागी बनाना, मतलब मेकिंग इलेक्शंस इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव। फिर 25 जनवरी को मनाया गया है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, जिसका थीम है ग्रामीण और सामुदायिक केंद्र पर्यटन, यानी कि रूरल एंड कम्युनिटी सेंटर टूरिज्म। फिर 26 जनवरी में आता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, जहां मनाया गया है और इसका विषय था डेटा संस्कृति को अपनाकर और डेटा इकोसिस्टम का निर्माण करके सीमा शुल्क डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देना। ठीक है, चलिए आप हमारे वेबसाइट से जरूर जुड़िएगा onlinestudycenter.in, यहाँ पर आपको PDF मिलेगा। तो चलिए आगे देखें। तो चलिए ये वीडियो यहाँ पर समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस पर जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, क्योंकि PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में तो दिया ही गया है, प्लस आपको टेलीग्राम पे भी दे दिया गया है। ठीक है, सभी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो है वो टेलीग्राम पर दे दिए जाते हैं, तो आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिएगा और आप विजिट कीजिए हमारे onlinestudycenter.in। वेबसाइट लॉन्च हो गई है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।